नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बाखबर में एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर बात करने वाले जिससे भारतीय राजनीति में एक तरह से उबाल आया हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा यह कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और जब 10 तारीख की रात डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये भाजपा तो नहीं लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है, बस यहीं से विवाद की शुरुआत होती है। तो डोनाल्ड ट्रंप और विवाद ऐसा लगता है कि चोली दामन का साथ है और वो दुनिया की राजनीति में एक ऐसे अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष के रूप में उभरे हैं जो सियासत में कम एतबार करते हैं, जो कूटनीति में कम एतबार करते हैं। वो ऐसा लगता है कि अब दूसरा जो उनका टर्म है उसमें वो दिल से बात करते हैं और वो अमेरिका के सीईओ की तरह बात करते हैं। जैसे अमेरिका एक कंपनी है और डोनाल्ड ट्रंप उसके सीईओ हैं और कंपनी के फ़ायदे के लिए प्यार से पुचकार करके, डांट करके, धमकी देकर, धौंस दपट करके और कई बार वो जिस ढंग से शरारती अंदाज में बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप एकदम बदले हुए राष्ट्रपति हैं। हालांकि पिछला कार्यकाल भी उनका बहुत अच्छा नहीं था, उसमें भी वो काफ़ी विवादों में रहे थे, लेकिन एक बात जरूर थी कि उनके कार्यकाल में कोई युद्ध नहीं हुआ था। उन्होंने इलेक्शन के पहले कहा था कि मैं 24 घंटे में रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म करवा सकता हूँ। उन्होंने यही बात हमास पर भी की थी कि वो जो बंदी बनाए हैं इजरायली लोग उनको वापस करें, नहीं तो हम इतना हमला करेंगे कि उनकी कई पुश्तें याद करेंगी। इसके बाद जब वो राष्ट्रपति बन जाते हैं तो वो कनाडा से कहते हैं कि कनाडा हमारा 51वां राज्य क्यों नहीं बन जाता। और वो 51वां राज्य की उन्होंने ऐसी धुन पकड़ी कि जैसे कोई स्कूल का शरारती बच्चा किसी को छेड़ता है तो बार बार उससे वही बात कहता है। कनाडा एक देश है, संप्रभुता संपन्न बड़ा देश है, उसको वो इस ढंग से चिढ़ा रहे हैं कि तुम हमारा 51वां राज्य बन जाओ। जैसे कोई आदमी कहे शरारती या कोई शोधा कहे कि आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं और यू टर्न की बात ये होती है कि उन्होंने कल तक कहा था कि मैंने बिजनेस की धमकी दी तब पाकिस्तान और भारत ने सीज फायर किया। उसके पहले उन्होंने कहा था कि मैंने मध्यस्थता की तब सीज फायर हुआ। और फिर उसके बाद उन्होंने तीसरी बात ये कही कि वो कश्मीर के 1000 साल पुराने मामले को ख़त्म करने के लिए मध्यस्थता कर सकते हैं, जबकि पूरी दुनिया जानती है 1947 से लेकर आज तक भारत ने कश्मीर के मुद्दे पर किसी दूसरे देश की ना तो सरपंची स्वीकार की है ना उसमें मध्यस्थता स्वीकार की है। इसी को लेकर कांग्रेस ने और प्रतिपक्ष ने भाजपा पर और मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए थे। आज चर्चा की वजह ये कि ट्रंप महाराज फिर से यू टर्न ले गए। उन्होंने कहा कि मैंने कोई मध्यस्थता नहीं की, मैंने सिर्फ मदद की। आज इसी पर हम बात करेंगे, ट्रंप का यू टर्न। तो दुनिया की राजनीति में ट्रंप एक ऐसे विदूषक के रूप में उभर के आ रहे हैं जो अमेरिका जैसे महाशक्ति के देश के राष्ट्रपति हैं, लेकिन उनकी जो बातचीत है उसमें ऐसा नहीं लगता कि वो स्थायी रहेगी। वो सुबह कुछ और कह सकते हैं, शाम को कुछ और कह सकते हैं। चीन पर उन्होंने टैरिफ लगाया 234% तक, बाद में उसको घटा भी लिया। दुनिया के कई देशों पर उन्होंने टैरिफ लगाया और उसको स्थगित कर दिया। तो कह सकते हैं कि ट्रंप भले ही अमेरिका के राष्ट्रपति है लेकिन उनकी जुबान चीन की तरह है, चले तो शाम तक, माने चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। तो इसी पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सामाजिक सरोकार और उसके साथ राजनीतिक जानकार डॉक्टर भूपेंद्र सोलेरे जी। नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे सामाजिक विश्लेषक श्री नागेंद्र सिंह परमार जी और फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ेंगे जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट रमेश सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रमेश सिंह जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ जी भैया, सुन रहा हूँ। दरअसल ट्रंप का यू टर्न कई बार हास्यास्पद लगता है, कई बार लगता है कि ये ट्रंप की अपनी डिप्लोमेसी है, कई बार लगता है कि ट्रंप दुनिया की राजनीति में या दुनिया के राजनीतिक मंच पर एक ऐसे राजनेता है जिनमें बच्चों जैसी निश्चलता है। कई बार लगता है कि कॉर्पोरेट ऑफिस के चीफ की तरह उनमें काइयापन भी बहुत ज़्यादा है और कई बार लगता है कि वो दोस्ती निभाने की बात करते कई बार दोस्त को ही शर्मिंदा करते। नरेंद्र मोदी की बात करें, वो दोस्त कहते लेकिन कहते कि भारत पर टैक्स लगाएंगे। कई बार आज की बात करें तो उन्होंने एप्पल के जो सीईओ उनसे कहा कि भारत में फैक्ट्री, वो एप्पल मत बनाइए आप। तो समझ में नहीं आता कि आखिर इस बार के ट्रंप हैं क्या। पिछले बार से भी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होकर उभरे हैं ट्रंप और दुनिया की राजनीति में जो भी कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो युद्ध ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं। उनके आलोचक या उनके प्रशंसक ये भी कह सकते हैं कि वो शांति का अगला नोबेल प्राइज़
जीतने के बड़े दावेदार हैं। लेकिन हमारा तो मानना ये कि उन्होंने पिछले दिनों 10 मई की बात करें, 11 मई की बात करें, भारत को एक मुश्किल में डाल दिया था ये कहकर कि मैंने मध्यस्थता की है भारत और पाकिस्तान के इस विवाद को ख़त्म करने की, युद्ध को ख़त्म करने की। बाद में उन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन आज वो सबसे पलट गए। आपकी राय? राघवेंद्र जी, मैंने डोनाल्ड ट्रंप का जो पिछला कार्यकाल था 4 साल का, उसको भी बड़ी बारीकी से देखा था और इसको में अभी बहुत थोड़ा समय हुआ है। उनके व्यवहार से, उनके बयानों से, उनके बातचीत से और उनके जो उठाए गए कदम है, उनसे कतई ये नहीं लगता कि वो एक सुपर पावर का राष्ट्रपति है, राष्ट्राध्यक्ष है। कूटनीति और रणनीतिक चातुर्य, सामरिक महत्व, सामरिक सोच, इन चीजों का उस डोनाल्ड ट्रंप के स्वभाव से कोई लेने देना नहीं है। आप ये देखिए कि भारत पाकिस्तान की जो सीज फायर थी, उसमें उनकी जो सहयोगी है, उनके राष्ट्रपति की ब्रीफिंग होती है। राष्ट्रपति जब भी कोई बात किसी मुद्दे पर कहते हैं तो उनको ब्रीफिंग कराई जाती है। हर विषय का जानकार तो होता नहीं है वो, तो इनको ब्रीफिंग या ये लेते नहीं है या ये मानते नहीं है। अब आप ये देखिए, 1 हफ्ता लग गया इनको इस बात को समझने में कि इनने गलती कर दी। भारत और पाकिस्तान के मध्यस्थता का श्रेय लेने की जो गलती की है, उसे समझने में 1 हफ्ता लग गया। राष्ट्राध्यक्ष के रूप में उनका पिछला कार्यकाल में भी मैंने देखा था। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूँ, उससे ये पता पड़ जाएगा कि इनका स्वभाव कैसा है। पश्चिम एशिया में अमेरिका की जो सैन्य उपस्थिति है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि पश्चिम एशिया दुनिया की राजनीति का, व्यापार का और कूटनीति का केंद्र आज भी था, आज भी और कल भी था। तो वहां से सेनाएं हटाने का मतलब है कि एक वैक्यूम पैदा करना। जब आपकी सेना हट जाती है तो आप कूटनीतिक दृष्टि से कमजोर हो जाते हैं, व्यापार भी आपके विरोधी उस वैक्यूम को भरने लगते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति के साथ बातचीत करते करते अचानक इनने पूछा कि आप ये पश्चिम एशिया को, ये सीरिया को संभाल लेंगे? बोला, तो तत्काल ये घोषणा कर दी कि हम सेना वापस ले रहे हैं और तत्काल ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और रक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। उनकी मतलब वो लाइन पे थे, उनसे ऐसे इतने बड़े निर्णय को लेने के पहले संबंधित विभागों की भी होती जी। दूसरा कदम उन्होंने उठाया था, किम जोंग से बातचीत करने के लिए, अमेरिका का राष्ट्रपति किम जोंग से बातचीत करने के लिए गया और बातचीत पूरी तरह फेल हो गई। और बातचीत के बाद किम जोंग चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को ये बताने की ब्रीफिंग देने गए थे कि मेरी क्या बातचीत हुई है। उस वक्त अमेरिका का पूरा सत्ता प्रतिष्ठान जोर था, दुनिया भर के विदेश नीति, कूटनीतिक मामलों के जानकार ये हतप्रभ थे कि हमें ये राष्ट्रपति को क्या हो गया। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ अभी जो हुआ, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से अगर झड़कना भी होता है, कुछ ऐसी बातचीत भी होता है तो बंद कमरे में हो जाते, लेकिन मीडिया के सामने जिस तरह से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की बेइज्जती की, वो ये बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप ना तो कूटनीतिक व्यक्ति है, ना ही रणनीतिक व्यक्ति है। इसके बाद आपको पता होगा, पिछले कार्यकाल में इमरान खान को कह दिया था कि मोदी ने मुझे कश्मीर पर व्यक्तिगत तौर पर मध्यस्थता के लिए कह दिया, जबकि बिल्कुल नहीं कहा था। कांग्रेस ने उसको लपक लिया, भारत ने उसका खंडन किया। इसके बाद जैसे अभी पीछे हटे, ऐसे पीछे हटे। कनाडा को 51वां राज्य घोषित करने की घोषणा कर दी, अभी भी लगे हैं उनको उनकी खेती के जैसे कोई खेती कर दे। ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की बात कर दी, डेनमार्क ने कहा कि आगे कब्जा करके दिखाइए। अभी जेडी वेंस गए थे तो इनको भागना पड़ा था वहां से। बांग्लादेश के मामले में अभी किसी पत्रकार ने बांग्लादेश के मामले में सवाल पूछा, उन्होंने कहा इसको मोदी देख लेंगे। आज तक दुनिया में कोई किसी के समझ में नहीं आ रहा कि मोदी देखने का मतलब क्या था। कोई कुछ अर्थ लगाता, कोई कुछ अर्थ लगाता। कश्मीर पे 1000 साल का विवाद है। ये बात मतलब ये बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग नहीं होती, बिना ब्रीफिंग के बात करते हैं। हालांकि उनने 2 अच्छे काम किए हैं। एक तो उनने डीप स्टेट को लगभग तहस नहस कर दिया है, और दूसरा CIA और FBI में काश पटेल और वो अपनी प्रीति पटेल जो है, वो प्रीति कौन है, वो दोनों हिंदुत्ववादियों को बिठा के और अमेरिका नाम है, ऐसा कुछ नाम है जी। हाँ, इंटेलिजेंस जो डिपार्टमेंट है उस पर अच्छा तगड़ा कंट्रोल किया है, इसका फायदा है। लेकिन कुल मिला के डोनाल्ड ट्रंप भविष्य में क्या करेंगे, इनके व्यवहार से अमेरिकी विदेश नीति का ये पता नहीं पड़ता कि अमेरिकी विदेश नीति किस दिशा में जा रही है। बिल्कुल।
एक बात तो साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बात के लिए बहुत लालायित होते हैं कि वो झगड़े खत्म करा दें, और झगड़े खत्म कराने के लिए वो डिप्लोमेटिक चाल नहीं चलते बल्कि खुद को दांव पे लगाते हैं। अगर भारत पाकिस्तान के युद्ध की बात भी करें तो ट्रंप ने भी इस पर बात की, और ट्रंप ने बात की, इसका मतलब कि वो चाहते हैं कि लड़ाई को जल्दी से ख़त्म कराया जाए। और ये भी सही था कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई गंभीर दौर में जारी थी। तीसरे चौथे दिन ही स्थिति बहुत विकट होती जा रही थी। ऐसा डर लग रहा था लोगों को कि ऐसा ना हो कि भारत या तो पाकिस्तान के परमाणु संयंत्र को उड़ा दे या पाकिस्तान कुछ ऐसी बात करे जिससे अगले दिन पाकिस्तान नक्शे से ख़त्म हो जाए। तो ये दोनों तीनों चीज़ थी। संभावना को उन्होंने रोक दिया बहुत जल्दी, ताड़कर, समझकर, लेकिन उसको रोकने में जो उन्होंने बयानबाजी की उससे उनकी भी स्थिति हास्यास्पद हुई, और भारत सरकार जो जिसको वो अपना मित्र मानते हैं मोदी, उनकी भी स्थिति को थोड़ा सा एक तरह से डेंट था। लेकिन आज के बयान ने वो पुराने सारे जिसे कहते हैं कि निशान थे उसको मिटा दिए हैं। नागेंद्र जी, आप किस ढंग से देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति है, उनकी एक लाइन से दुनिया में बहुत उथल पुथल होती है। जब उन्होंने टैरिफ की दर बढ़ाई तो दुनिया में भारी स्थिति गड़बड़ हुई। नाटो की बात कर लें हम, लेकिन आप देखिए कि उनके टैरिफ वार के चलते दुनिया में मंदी की आशंका बढ़ गई थी। अमेरिका में मंदी की आशंका बढ़ गई थी, एक्सपर्ट बोल रहे थे, और चीन मंदी का शिकार होने वाला था। उन्होंने दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए वापस से वो जो टैरिफ वार थी उसमें जो कुछ उन्होंने प्रपोज किया था उसको उन्होंने हटाया। तो हमें लगता है कि कई बार वो खेलते हैं, कई बार वो किसी को डांट डपट करके काम कराते हैं, कई बार वो चुहलबाजी करते हैं, शरारत करते हैं। तो बहुत अजीब सा कैरेक्टर ट्रंप का है। लेकिन हम एक बात पर फोकस जरूर करें कि वो लड़ाई बंद करना चाहते हैं, ये उनकी खास बात है। आपका क्या सोचना है? ये राजेंद्र जी, अमेरिका के एक लेखक हुए जिन्होंने दूरदर्शन पे बहुत लिखा है, चार्ल्स बुकोवस्की। उनका एक फेमस कोट है जिससे मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा। वो कहते हैं, सबसे बेहतर लोग खुद के हाथों मारे जाते हैं। सबसे बेहतर लोग खुद के हाथों मारे जाते हैं। अब की बार ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद वो जिस भी तरह के फैसले ले रहे हैं, जिस भी तरह की वो बातें कर रहे हैं, वो भारी असमंजस से भरी हुई बातें, वो बातें जिन बातों को कहते हैं उनसे पीछे हटते हैं। जबकि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति सबसे बड़ी धरोहर है वो ये मानी जाती है कि वो क्या उनके विचार है, क्या वो बोलते हैं और उसका अमल करते हैं या नहीं करते हैं, और जो कही गई बातें उन पे वो कितना टिकते हैं। इस लिहाज से तो अमेरिकी राष्ट्रपति भारत में मुंबई की बारिश साबित हो गई है। जो अंतरिक्ष इतने कब आ जाती, तभी तो मुंबई की बारिश और ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति की बातों का बिल्कुल एक जैसे समान लगती है कि अचानक कुछ कहते हैं उसके पीछे हट जाते हैं। आप लगातार चीज देखिए। दरअसल मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आपने कार्यक्रम के शुरुआत में तो ये बात कही है, मैं भी इससे सहमत हूँ कि शायद अमेरिकी राष्ट्रपति से ज्यादा एक कंपनी के सीईओ की तरह ज्यादा कार्य करने में विश्वास रखते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये देश को चलाने की बात है और देश भी सुपर पावर अमेरिका। दरअसल मेरी जो राय है वो ये कहती है कि बदलती दुनिया में हो क्या रहा है कि अब दुनिया में जो केंद्र है, पावर का सेंटर है, सुपर पावर जो रहेगी देश में, वो रहेगा जिसकी आर्थिक समृद्धि, आर्थिक संपन्न जो देश हो, जिसके पास उन्नत रक्षा उपकरण हो और हथियार हो, और वो नहीं वो दुनिया में अन्य देशों को बेच पाए अपनी उन्नत प्रणालियों को, उनका रक्षा सौदा करे बड़े बड़े। और तीसरा जो तकनीक है आजकल, जो नई नई तकनीक है, और नई तकनीक में भी एआई का बोलबाला है। लेकिन हम अगर देखते हैं, तथ्यात्मक रूप से देखते हैं, तो अब अमेरिका ना आर्थिक समृद्धि है, उसे अलग आर्थिक मोर्चे पे बहुत जूझना पड़ रहा है। जो कंपनी के बयान भी दिखाते हैं आज उन्होंने, जैसे एप्पल के लिए जो कहा, वो जो टैरिफ वार कर रहे हैं, वो टैरिफ वार भी इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें पता है कि देश अभी आर्थिक की दृष्टि से अमेरिका से जूझना पड़ रहा है। हथियारों के मामले में भी पूरी दुनिया की जो नजरें हैं वो अमेरिका कहते नहीं टिकी हुई है। अब वो फ्रांस है, चाइना सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी है, रूस तो रहा ही देशों का प्रतिस्पर्धी रहा है। और तकनीक के मामले भी, आधुनिक तकनीक स्थिति में बात करूं, एआई तकनीक के मामले में भी अमेरिका अकेला सिरमौर नहीं बचा है। इस मोर्चे पे मुझे चीन, इवन भारत से जूझना पड़ रहा है जी। ऐसे में लेके अमेरिकी राष्ट्रपति के पास सबसे बड़ी दिक्कत ये कि उन्होंने एक सफल बिजनेसमैन रहे, उसके बाद टीवी या ग्लैमर की दुनिया में आए, वो रियलिटी शो में बहुत बड़ा उन्होंने नाम कमाया। तो उन्हें लगता है कि जब वो उन मोर्चों पे सफल रहे तो ऐसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति अपने तरीके से चल के वो सफल रहेंगे।
और जियो पॉलिटिक्स की जानकार जैसे पूर्व वक्ता बता भी रहे थे कि जैसा कि कह रहे थे कि क्योंकि एक राष्ट्रपति को वो क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, उनकी नीतियां क्या है, उसको बताने के लिए एक पूरी टीम होती है। और एक पूरी टीम, अमेरिका जैसे देश की एक टीम होने के बावजूद अगर राष्ट्रपति इधर से उधर की बात करते हैं, अपने बयानों से पीछे हटते हैं, तो इसका मतलब या तो उनकी बातों को सुन रही, अपनी टीम की बातों को सीरियसली, या उनमें महान बनने की इतनी जल्दबाजी है कि इस हड़बड़ाहट में वो अपने व्यक्तित्व को, अपनी गरिमा को, और न केवल अपने व्यक्तित्व और गरिमा को, राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति की व्यक्तित्व को, उनकी गरिमा को भी कहीं ना कहीं नागेंद्र जी, दरअसल यही बात तो चौंकाने वाली है कि ये जिस ढंग से बात कर रहे हैं, लेकिन मकसद उनका अच्छा है, इसलिए उनकी आलोचना भी होती है और बाद में लोग उनसे थोड़े से संतुष्ट भी होते हैं। लेकिन मैं 13 मई की बात करता हूं। उन्होंने कहा 13 मई को कि मैंने सीज फायर के लिए बिजनेस का इस्तेमाल किया। डॉक्टर भूपेंद्र जी, अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि मैंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने के लिए बिजनेस का इस्तेमाल किया, और उनके जो शब्द थे, उन्होंने कहा कि मैंने भारत पाक से कहा कि चलो दोस्तों एक डील करते हैं। अब ये किसी भी देश और दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति की अगर ये भाषा है तो ऐसा लगता है कि या तो वो बहुत सहज है, सरल है, या फिर वो डिप्लोमेसी के नए कीर्तिमान बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैंने भारत पाक से कहा कि चलो दोस्तों एक डील करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, परमाणु मिसाइलों का व्यापार नहीं करते बल्कि उन चीज़ों का बिजनेस करते हैं जिन्हें आप इतनी खूबसूरती से बनाते हैं। तो युद्ध रुकवाने के लिए जब मिसाइलें चल रही हो, ड्रोन चल रहे हों, बड़े बड़े गोले दग रहे हों, और गोले भी ऐसे दग रहे थे कि इस्लामाबाद तक भारत की मिसाइलें और बम जाके गिर रहे थे, पाकिस्तान का ऐसा कोई बड़ा शहर नहीं बचा था जो भारतीय मिसाइलों की जद में ना हो, रडार में ना हो। उस मौके पर उन्होंने इस तरह की बात करके जो भी उन्होंने फार्मूला अपनाया हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस वजह से एक बड़ी जंग रुक गई। लेकिन सवाल है कि क्या आप भारत की पॉलिसी पर बोलेंगे? भारत ने पहले कह रखा कि वो कश्मीर के मुद्दे पर किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। अलग बात है कि आज़ादी के समय पंडित नेहरू इस मुद्दे को खुद यूएन लेके चले गए थे, कश्मीर के मुद्दे को, और उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें भारत को पैदा हुई। लेकिन उसके बाद भारत ने जो स्टैंड लिया कश्मीर के मुद्दे पर कि अब 370 हट गई है, कश्मीर का मसला जो भारत के पास कश्मीर है वो एक तरह से भारत का अंग हो चुका है। अब ऑक्यूपाइड कश्मीर, गुलाम कश्मीर की बात है। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने कहा कि अब केवल आतंकवाद पर बात होगी और गुलाम कश्मीर को भारत को लौटाने की बात होगी, और सिंधु समझौता के जो है वो तब तक रद्द रहेगा जब तक ये मसले सुलझ नहीं जाते। इसका मतलब कि या तो सिंधु समझौता अनिश्चित काल के लिए रद्द हो चुका है, क्योंकि ये दोनों मुद्दे सुलझ पाना टेढ़ी खीर है। आपको क्या लगता है, क्या इसमें भी कुछ ट्रंप अपनी भूमिका निभाएंगे? देखिए, किसी भी नेता की क्रेडिबिलिटी होती है, उसका जो कम्युनिकेशन होता है वही उसको जिताता है जी। और विश्वसनीयता अगर नहीं हो उसके स्टेटमेंट में, क्योंकि अमेरिका जैसा देश जो कि दुधुई पोल था विश्व में, और जो कि अभी इस समय रूस अलग होके और चाइना थोड़ा सा, तो अभी इस समय अमेरिका का काफ़ी पावरफुल कंट्री है, और जो उनका कहा जाता है वो अब पूरा विश्व देखता है, पूरा विश्व समझता है। लेकिन ट्रंप जी के जितने भी स्टेटमेंट देखे हैं वो चौधरी बनने की, हम कहें तो चौधरी बनने की उनकी ज़्यादा ललायत रहती है। वो हर स्टेटमेंट में पूर्व के वक्ताओं ने जिस तरह से बताया, और मैं ये बताना चाहूँगा कि जो अभी उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ जो किया था, वो वहाँ पे उनके साथ अभद्रता हुई, फिर उनको बाहर कर दिया व्हाइट हाउस में, और जो कि एक राजनयिक होते हैं और जिस तरह से आते हैं उनका प्रोटोकॉल होता है, और उन्होंने भी उनके प्रति वैसे ही रुख अपनाया जो एक राष्ट्राध्यक्ष अपने राष्ट्र के प्रति अपना सकता है। वही चीज़ आज भारत के साथ भी हुई। भारत ने भी वही चीज़ अपनी संप्रभुता के रूप में, और भारत आज 1947 या 1965 का भारत नहीं है, आज 2025 का भारत है। और भारत के रूप में वो ये भी कई बार कह चुके हैं, मोदी जी की बहुत प्रशंसा कर चुके हैं, मोदी जी को बता चुके हैं बहुत अच्छे वार्नर हैं, वो बहुत लेना जानते हैं, देना कम जानते हैं, कई चीज़ें उन्होंने कही है। लेकिन इस सारे चीज़ों से मुझे आज तक उनके जो कंक्लूजन निकला है, जो उनका दूसरा सत्र निकला है, जो चल रहा है, लगा अभी उनके 2 साल अभी बाकी भी हैं, काफ़ी लंबा समय है, को उनको विश्व का चौधरी बनने की एक चीज़ बन जाती है, और जिसके कारण उनको सुबह जो स्टेटमेंट देते हैं शाम तक ये रिपोर्टर या दूसरे शासन अध्यक्षों को लगने लगता है कि ट्रंप जी शायद ही अपने दोबारा दूसरे स्टेटमेंट दूसरी चीज़ कहें।
दूसरी बात, उन्होंने जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो उन्होंने ट्रेड की बात करी थी कि हम उनके साथ ट्रेड करेंगे, उसके बाद एक स्टेटमेंट और दिया था जिसके साथ हम व्यवसाय करेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे। लेकिन आज अमेरिका खुद अपनी मंदी से दौर से गुजर रहा है। उनके ऐसे ही सनकीपन के कई दौर, जिनमें टैरिफ प्लान जो आपने पूर्व में कहा, जिसके कारण पाकिस्तान उसको भी नुकसान हुआ अमेरिका को, और अमेरिका के नुकसान के कारण जिस सारी चीज़ों से फिर उनको बैकफुट में लाना पड़ा। दूसरी बात, भारत का साफ क्लियर विजन है और वो यहाँ के राजनेताओं को भी जानते हैं कि निश्चित रूप से भारत कोई मध्यस्थता नहीं चाहता है और मध्यस्थता की स्वीकृति भी नहीं है। दूसरी बात, सिंधु जल और जो भी विवाद है वो भारत का साफ, क्योंकि हमने जो राष्ट्र के नाम संबोधन सुना था वो सिर्फ मोदी जी का राष्ट्र के नाम नहीं था, वो वैश्विक रूप से भी संबोधन था, उसके कई मायने थे और उसमें चौधरी जी को भी एक परिसीमन में बांधने की कोशिश करी गई थी क्योंकि कोई भी देश हमारे इस चीज़ में डायलॉग में कहीं नहीं आ सकता, हम अपनी शर्तों पे ही समझौता करेंगे। और सिंधु वाली बात कहा था कि उन्होंने कहा था कि जल, पानी और खून एक साथ नहीं हो सकता, तो ये चीज़ें क्लियर हैं। और निश्चित रूप से भारत एक संप्रभुता देश है और जो अभी पूर्व वक्ता ने भी बोला, नागेंद्र जी ने, कि 3 चीज़ें क्रेडिबिलिटी होती हैं कि एक उनका ट्रेडिंग होना चाहिए, एक जो रक्षा चीज़ का एक्सपोर्टेशन है वो, तो भारत अब उन चीज़ों में अतिक्रमण कर रहा है और बढ़ रहा है और अपनी स्वदेशी टेक्नोलॉजी को कर रहा है, तो इन चीज़ों से उसका मार्केट और डाउन होगा। तो ये एक राजनेता के रूप में आने वाले टर्म्स के लिए उनकी पार्टी के लिए काफ़ी कुछ नुकसानदायक हो। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वो दक्षिणपंथी सोच रखते हैं, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनकी एक नियत, एक दूसरी चीज़, एक पॉजिटिव ये भी है, और वो चाहते हैं कि हमारा राष्ट्र एकजुट हो और वहाँ के जो मूल लोग हैं उन लोगों को फायदा मिले। डॉक्टर भूपेंद्र, दरअसल हर कोई चाहता है कि उसका, पाकिस्तान भी चाहता है कि उसका देश एकजुट हो जाए, लेकिन सवाल पॉलिसी का है। मैं यहाँ लौटूंगा चूंकि अब समय का हमारे पास सिर्फ 3 मिनट का समय बचा हुआ है। मेरा कहना ये कि जिस ढंग से ट्रंप दोस्ती की बात करते हैं भारत के साथ, मोदी के साथ, लेकिन जैसे ही विदेशी कर्ज की बात आई पाकिस्तान को देने के मामले में, तो फिर उन्होंने इसमें भारत के साथ, मैंने कहूँ कि धोखा किया है, लेकिन विश्वास तोड़ा है। जो मदद या जो कर्ज पाकिस्तान को दिलवाने में मदद की है, उससे भी कई बार लगता है कि जो भारत में अमेरिका के विरोधी लोग हैं उनको बल मिला कि भारत का अमेरिका कभी अच्छा मित्र नहीं हो सकता। इस मौके पर जब पाकिस्तान कमज़ोर था, उसको मदद नहीं मिलती तो वो आतंकवाद से पीछे हटता। अब स्थिति ये कि उसको 8,000 करोड़ की मदद दी जा रही है। उस 8,000 करोड़ों में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आतंकी परिवार को 14 करोड़ रुपए देने की बात कर रहे हैं, और उस 14 करोड़ से उनके आतंकवाद के अड्डे फिर से स्टैब्लिश होंगे और फिर आतंकवाद शुरू होगा। तो ये 2 तरफ की बात है, लेकिन मैं इसमें एक और जोड़ूंगा कि वो ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान पूरी तरह से चीन की गोद में जाकर ना बैठे, क्योंकि अभी पाकिस्तान चीन के हाथों बहुत ज़्यादा, जिसे कहेंगे, उसके एहसान तले दबा हुआ है। और लोग तो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हिस्सा चीन को गिरवी भी रख सकता है अपने देश का। तो स्थिति ऐसी बहुत विकट है। पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए समस्या बना हुआ है और अब वो चीन के हाथों में खेलकर पाकिस्तान अमेरिका को भी दिक्कत पैदा कर रहा, भारत को तो पहले से ही कर रहा था। नागेंद्र जी, आपकी इस पर छोटी सी टिप्पणी। जी बिल्कुल राजेंद्र जी, अमेरिकी राष्ट्रपति के पास सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उनको चुनौती के रूप में चाइना लगता है कि जिससे कुछ सुपर पावर बनने के दौरान लड़ाई दोनों देशों के बीच में है, और उसके बीच में वो ये भी समझते हैं, वो भारत के बारे में बखूबी जानते हैं। भारत के साथ उनका, हमारे प्रधानमंत्री के साथ उनका जो अच्छे संबंध या प्रेम है वो अकारण नहीं है। उन्हें पता है कि भारत में क्या सामर्थ्य है और भारत कितनी बड़ी शक्ति बनते जा रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि इस बार के कार्यकाल में वो जिस तरह की चीजें कर रहे हैं, उनसे कई बार ऐसा एहसास उत्पन्न होता है कि क्या वो भारत के विश्वस्त साथी साबित होंगे। और विशेषकर इस मामले में अगर चाइना को नहीं साधना, अगर चाइना के साथ उन्हें प्रतिस्पर्धा रखनी है तो भारत के साथ रखना ही चाहिए। लेकिन अभी तक के उनके वक्तव्य जिस तरह का टैरिफ लग रहे हैं, पाकिस्तान को उन्होंने जो संजीवनी दी है, इस तरीके से तो लगता नहीं है कम से कम कि वो भारत के साथ एक विश्वसनीय सहयोगी के रूप में अपने संबंधों को लंबे समय तक आगे बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल नागेंद्र जी, दरअसल नागेंद्र जी मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? मेरा कहना है कि वो एक हाथ से भारत की मदद करना चाहता है, दूसरे हाथ से भारत से मदद छीनना भी चाहता है। तो कभी तो वो टैरिफ के साथ ओपन ट्रेड पर सहमति होती है भारत अमेरिका के बीच में, ये एक बड़ा फैसला था जो ट्रंप ने किया। ट्रंप ने ये बड़ा फैसला किया, लेकिन जुबानी जो उन्होंने बातचीत की उसमें वो कई बार बैकफुट पर गया और भारत को भी दिक्कत में डाला।
मैं अंतिम बात इसमें जोड़ूंगा। मैं रमेश सिंह जी से के पास उसका उत्तर चाहूँगा कि जिस ढंग से भारत ने 4 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान के खिलाफ जो हथियारों का इस्तेमाल किया है, उससे पूरी दुनिया दंग है। F-16 को भी टारगेट किया, चीन के जो फाइटर प्लेन है उनको तो टारगेट किया ही किया, लेकिन भारत की मिसाइलों ने जो काम करके दिखाया उससे पूरी दुनिया दंग है। इवन जो मिसाइल ब्रह्मोस रूस और भारत के सहयोग से बनाई गई थी, उसके भी टारगेटेड जो थे वो बहुत गजब के थे। और S-400 जिसे भारत में सुदर्शन नाम दिया गया है, उसने अपने टारगेट को 100% अचीव किया है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका, चीन और रूस इस 4 दिन की भारत पाकिस्तान जंग के बाद इस बात पर भी विचार करेंगे कि दुनिया के सैन्य मार्केट में, हथियारों के बाजार में भारत चौथा एक बड़ा देश एंट्री ले चुका है। इसलिए भी सब भारत के खिलाफ या तो इकट्ठे हो रहे हैं या भारत को कमजोर करना चाहते हैं। रमेश जी, आपकी छोटी सी टिप्पणी। राघवेंद्र जी, ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी विशेषता जो थी या है वो ये है कि हमने सामरिक और कूटनीतिक दोनों ही स्तर पे ऑपरेशन सिंदूर में किसी विदेशी शक्ति की मदद नहीं ली, ना अमेरिका की, ना फ्रांस की, ना किसी। हमने कूटनीतिक स्तर पे भी इस मामले को खुद डील किया। जब ये एस्केलेशन बहुत बढ़ने लगा और परमाणु एस्केलेशन की तरफ जाने लगा तो तत्काल डीएस्केलेट किया। ये सबसे बड़ी विशेषता है इस ऑपरेशन की। दूसरा, सामरिक स्तर पर हमने किसी भी विदेशी मदद, पाकिस्तान ने चीन और तुर्की के विशेषज्ञ बुलवाए थे, हमने किसी को घुसने नहीं दिया। पूरे ऑपरेशन को सामरिक स्तर पर खुद हैंडल किया, डिप्लोमेटिक स्तर पर खुद हैंडल किया। ठीक, समय खत्म हो चला। कुछ 2-3 वाक्य अगर कहना चाहें भूपेंद्र जी आप। ये निश्चित रूप से कि अमेरिका अपना हित देखता है और अमेरिका की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो अपना व्यवसाय देखता है। और आज उसको ये दिख रहा है कि साउथ एशिया में चाइना का अगर मुकाबला कर सकता है तो भारत, लेकिन भारत अब तो सक्षम हो गया। बिल्कुल, किसी की भारत को एक हाथ से मदद करता तो दूसरे हाथ से चोट भी पहुंचाता है। कह सकते हैं कि बहुत चतुर बनिया है और वो इस बार के बनियापन में जितने रंग हो सकते हैं वो सब दिखा रहा है। कई बार वो कूटनीतिक भी है, कई बार वो जिसे कहते हैं कि कॉर्पोरेट वाले भी है। तो देखते आने वाले दिनों में क्या होता है। अभी तो ट्रंप के यूटर्न पर पूरी दुनिया या तो हंस रही है या हतप्रभ है। तीनों मेहमानों का साधुवाद। नागेंद्र जी आपका धन्यवाद, रमेश जी आपका धन्यवाद और भूपेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।